नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए मई महीने के पहले वीक के करंट अफेयर की बात होगी, जिसमें हम ऑलमोस्ट हर टॉपिक को यहां पर कवर करने वाले हैं। चाहे वो भारत से रिलेटेड करंट अफेयर है, इंटरनेशनली करंट अफेयर है, स्टेट से रिलेटेड, या फिर कोई अवार्ड हो गए, अपॉइंटमेंट हो गए, या फिर स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर है, यहाँ पर सभी को हमने कवर किया हुआ है। साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट डेज इस पूरे वीक में हमने ऑब्जर्व किए हैं, उनकी भी हम यहाँ पर चर्चा डिटेल में करेंगे। हर क्वेश्चन को थोड़ी बहुत डिटेल बताता हुआ चलूँगा, जिससे कि उसका करंट अफेयर आपको याद करने में आसानी हो जाए, और साथ साथ मैं उसके स्टैटिक फैक्ट्स को भी बताता हुआ चलूँगा। तो यह आपके लिए पूरा एक कंपाइल है। पहले वीक में जो मई के मंथ में जो पहला वीक बना है, उसमें जो भी करंट अफेयर बना है उसको, और साथ साथ उसका स्टैटिक, दोनों का एक कॉम्बिनेशन आपके लिए ये वीडियो रहेगी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे नेशनल करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाए तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करेंगे नेशनल करंट अफेयर। तो सबसे पहले यहाँ पर बात होगी नेशनल करंट अफेयर में कि जो हमारे अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी कौन है? तो अमित शाह जी इस समय पर होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। उनके द्वारा बेंगलुरु के कैंपस में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को इनॉग्रेट किया गया। अब है क्या ये, मैं आपको बता दूं, यहां पर डेटा को बहुत सावधानी से रखने की कोशिश की जाएगी। हर डेटा, कौन कौन सा, जैसे किसी ने क्राइम कर दिया, उस क्राइम का पूरा पहले दिन से लेकर लास्ट दिन का जो डेटा होगा उसको अच्छे से रखा जाएगा। मतलब यहां पर जो मेजरली डेटा है उसको स्टोर करने की एक जगह बनाई जा रही है, जिससे कि वो डेटा हमको जगह जगह जाकर ढूंढना ना पड़े, और इस पर्टिकुलर जगह पर आकर किसी भी चीज़ का डेटा, जैसे एक पर्सन है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसका पूरा डेटा हमको बनाना है, तो उसका डेटा भी हमको वहाँ पे आसानी से मिल जाए। इंपॉर्टेंट मतलब क्राइम से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट मतलब बड़ी पोजीशन पर बैठा हुआ पर्सन है, उसका पूरा डेटा कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, कितने उसके फैमिली मेंबर्स हैं, कितने उस पर डिपेंडेबल हैं, कितने मतलब उसको सुविधाएं चाहिए, वो सारा डेटा बनाने की कोशिश की जा रही है। और उस डेटा को बनाकर एक जगह पर रखा जाएगा, जिसको नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कहा गया है, जो कि बेंगलुरु कैंपस में लॉन्च किया गया अमित शाह जी के द्वारा। आप समझ गए होंगे, बेंगलोर है वो कैपिटल है कर्नाटका की। कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज एस बोम्मई साहब हैं, और थावर चंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो याद रखिएगा, अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, वाली स्लाइड में मैंने बताने की कोशिश की है कि चीफ मिनिस्टर वगैरह कौन है कर्नाटका के, मैंने आपको बता ही दिया। और साथ साथ आपको ये याद रखना है कि यूनियन होम में जो होम मिनिस्ट्री है, उसमें सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहे हैं अजय कुमार भल्ला, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बाकी आपको ऊपर के 3 नाम में से सबसे ऊपर वाला आप याद रख सकते हैं, बीच वाले 2 इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड कहाँ पर है? केरला में, नाम से भी पता चल रहा होगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पहली होममेड मतलब इंडिया में बनाई हुई हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल को यहाँ पर डेवलप किया गया, इसलिए आपको ध्यान रखना है। पहली है, भारत देश में जो बनी है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोचिन शिपयार्ड के द्वारा भारत की होममेड हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल को बनाया गया, ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर बात करें तो इसका इनॉग्रेशन किसी बड़े मंत्री ने किया होगा। तो आपको बता दूं, इस समय पर यूनियन मिनिस्टर हैं पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के सर्बानंद सोनोवाल जी, जो कि असम के पहले चीफ मिनिस्टर थे। अब ये इस समय पर यूनियन मिनिस्टर बने हुए हैं पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के। इनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, और ये जो चीज़ है हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल भारत की होममेड में पहली है। कोचिन शिपयार्ड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। याद रखना है, इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा। तो भारत का एक लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है कि ग्रीन बनना है, हमको ग्रीन एनर्जी को यूज करना है, जिससे कि पॉल्यूशन कम से कम हो सके।
ये लक्ष्य है। उसी में भारत का एक और लक्ष्य है कि ग्रीन शिपिंग भी करनी है, मतलब शिपिंग में जो कार्यक्रम चल रहा है उसको पूरा ग्रीन कर दिया जाए, मतलब ऐसी एनर्जी का यूज़ किया जाए जिससे कि पॉल्यूशन ना के बराबर यूज़ हो, उसमें एक ये अहम कदम माना जा रहा है। ठीक है, याद रखना कोचीन शिपयार्ड ने होममेड हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल्स को लॉन्च किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ यूनिटी। आपको पता होगा गुजरात में ये जो हमारे पहले वाइस प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये एक स्टैचू है जिसको एससीओ में 8 वंडर ऑफ एससीओ घोषित किया गया है। एससीओ मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 8 वंडर में इंक्लूड किया गया है। याद रखना है जो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये गुजरात में अवेलेबल है। गुजरात में अवेलेबल के साथ साथ आपको ये याद रखना है कि ये कितनी, मतलब इसकी हाइट वगैरह क्या है, तो 182 मीटर की ये टोटल टॉलेस्ट है। आपको ध्यान रखना है 2018 में इसको इनॉग्रेट किया गया था, किसको, ये जो स्टैचू है उसको। तब कब किया गया था, 143rd बर्थ एनिवर्सरी हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की उस समय पर मना रहे थे। किस समय पर, 2018 में। याद रखना है इनका जो बर्थ डेट है वो 31 अक्टूबर है। याद रखना है 31 अक्टूबर को ये इनॉग्रेशन किया गया था। आगे बात करें, अब इतने ही नेशनल करंट अफेयर बने हैं, अब बात होगी इंटरनेशनल करंट अफेयर की। जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनकी हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है FAO से। FAO का मतलब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसने फ्लैगशिप किया है, क्या किया है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट में की एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इसका मतलब ये दुनिया में ये कहना चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं, कम से कम पेड़ों को काटें। मतलब विकास के लिए आप ऐसा ना करें कि पेड़ काटते चले जाएं, लगाएं बिल्कुल भी ना। इसीलिए इसका एक टारगेट है, क्या टारगेट है कि हर कंट्री अपने यहाँ पर 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट को डेवलप करे, अपनी लैंड से 33% से ज़्यादा अपने यहाँ पर जो फॉरेस्ट है उसको डेवलप करे, जिससे कि जो एनवायरनमेंट का इशू है, एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन का जो इशू है वो कम किया जा सके। इसी के लिए FAO ने एक फ्लैगशिप रिलीज की है जिसका नाम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट। याद रखना है यहां पर हर कंट्री को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाने में प्रोत्साहन दे। कुछ भी कर सकता है, कुछ पैसे प्रोवाइड करा सकता है, पेड़ वगैरह लोगों को फ्री में प्रोवाइड करा सकता है, छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं वो फ्री में प्रोवाइड करा सकता है, जिससे कि जो क्लाइमेट का इशू है वो कम किया जा सके। याद रखना है ये जो टारगेट रखा गया है ये रखा गया है 2030 तक, जिससे कि जो फॉरेस्ट लॉस है किसी भी कंट्री में कम हो सके। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहां पर FAO की बात की गई है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। उसके इस समय पर DG हैं क्यू डोंग्यू जो जापान से बिलोंग करते हैं, और जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है नाटो, बहुत ज़्यादा चर्चित है। जब से रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, मतलब करीब करीब 22 फेब के बाद से पूरी घटनाएं चल रही हैं, तब से ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में आ चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी का एक मेन कारण है जिसकी वजह से ये जो इन्वेजन किया है रशिया ने वो हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यूक्रेन इससे जुड़ना चाहता था और रशिया चाहता था कि यूक्रेन इससे ना जुड़े। ये मेन डिस्प्यूट है। उसके बाद तो बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज आए। तो यहाँ पर जो ये ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ज़्यादा चर्चित हो गई है, आपको इसके बारे में याद रखना है। तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर लिखी हुई है। नाटो के द्वारा एक एक्सरसाइज कराई जा रही है, अलग जो उसके कंट्रीज़ हैं उसकी अपनी कंट्रीज़ हैं, मतलब 30 मेंबर्स हैं, उन 30 मेंबर्स के साथ मिलकर वो एक्सरसाइज कर रहा है। कौन सी एक्सरसाइज? तो डिफेंडर यूरोप 2022, मतलब यूरोप का डिफेंडर बनो, प्रोत्साहित करो अपने आप को कि हम यूरोप को टूटने या बिखरने नहीं देंगे, एक साथ रहेंगे।
ये एक्सरसाइज और साथ साथ स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022, ये दोनों एक्सरसाइज एक साथ ये करेगा। आपको बता दूं नाटो के ऑलमोस्ट देशों में इसको देश मिलकर इसको कर रहे हैं और सबसे पहले ये ऑर्गेनाइज होगी पोलैंड में। पोलैंड में सबसे पहले ऑर्गेनाइज होगी, उसके बाद ये 8 और देशों में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी 1 मई से 27 मई के बीच में। ठीक है, याद रखना है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक एक्सरसाइज कराई जा रही है जिसका नाम है डिफेंडर यूरोप 2022 और साथ साथ स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022, जिसमें पोलैंड में सबसे पहले हो रही है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पोलैंड की कैपिटल वार्शो है, करेंसी इसकी पॉलिश ज़्लोटी है, प्रेसिडेंट इसके एंड्रूसेस टूडा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील की एक साइट है, एक गार्डन है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। ब्राजील की इस साइट को पढ़ने से पहले भारत के बारे में जान लें। तो भारत की इस समय पर टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट 40 है। कितनी है? 40 है। वो 40 जो साइट्स हैं उनमें जो सबसे लास्ट थी 40 नंबर की जो साइट्स थी वो कौन सी थी? तो बात आपको बता दूं, ढोलावीरा एक सिंधु घाटी सभ्यता इंडस सिविलाइजेशन की एक साइट है जो कि गुजरात में पड़ती है। वो 40 नंबर की यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। सबसे पहली वाली कौन सी थी? तो जो अजंता केव्स थी वो सबसे पहली वाली थी। पहली साइट यूनेस्को ने घोषित की थी भारत में, जो कि 1983 में घोषित की गई थी। इसके बाद अब बात करते हैं यहां पर। तो ब्राजील की एक गार्डन है जिसका नाम है सिटियो बुर्ले मार्क्स। सिटियो बुर्ले मार्क्स एक गार्डन है जिसका नाम, गार्डन का ये नाम है सिटियो बुर्ले मार्क्स, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिया है ब्राजील में। आपको बता दूं, जो ये स्टेटस दिया क्यों गया, कुछ स्पेशल चीज होगी। बिल्कुल, यहां पर 3500 स्पीसीज प्लांट के मिल जाएंगे, जिसकी इतनी बड़ी वैरायटी की वजह से इस गार्डन को, जो कि सिटियो बुर्ले मार्क्स इसका नाम है, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस में डाल दिया है। याद रखना है आपको, आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर ब्राजील की बात हुई है तो ब्राजील साउथ अमेरिका का एक देश है। ब्राजील साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट देश है और आपको बता दूं इसके प्रेसिडेंट लार्जेस्ट देश है और इसके साथ इसके प्रेसिडेंट है जायर बोल्सोनारो। इसकी कैपिटल ब्राजीलिया है और करेंसी ब्राजीलियन रियाल है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है इमैनुअल मैक्रोन। ये क्वेश्चन आई थिंक सभी जान गए होंगे। इमैनुअल मैक्रोन जो कि प्रेसिडेंट है कहाँ के? फ्रांस के। फ्रांस में ये दोबारा से प्रेसिडेंट बने हैं, पहले भी यही प्रेसिडेंट थे। अभी मोदी जी वहाँ पर गए भी हैं। फ्रांस में मोदी जी की विजिट हुई है, जिसकी वजह से ये जो देश है इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, फ्रांस के बारे में हमने फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनके बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चर्चित भी है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है उनका नाम याद रखना। लेकिन एक और नाम है प्राइम मिनिस्टर। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर भी अगर आपको टफ क्वेश्चन बनाना है तो पूछा जा सकता है, जीन कैस्टेक्स इनका नाम है। जीन कैस्टेक्स इनका नाम है, प्राइम मिनिस्टर हैं ये, और इसकी कैपिटल पेरिस, और प्रेसिडेंट तो हमने जान लिए इमैनुअल मैक्रोन है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, यूएस ने कुछ कंट्रीज को, कुछ कंट्रीज का मतलब कितनी कंट्रीज को? टोटल 7 कंट्रीज को यूएस ने, जिसमें इंडिया भी शामिल है, अब मतलब घोषित कर दिया है। क्या घोषित किया है? तो प्रोटेक्शन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाल दिया है। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, जिसमें अब निगरानी ज्यादा रखी जाएगी जब ट्रेड होगा इन कंट्रीज से। कौन कौन सी कंट्रीज? तो भारत, रशिया, चाइना और साथ साथ अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया, वेनेजुएला। ये जो 7 देश हैं, इनसे अगर ट्रेड होता है यूएस का तो इनमें स्पेशल निगरानी रखी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि और इनसे जो ट्रेड है उसमें कहीं ना कहीं ढूंढी जा सके, पॉइंट्स ढूंढे जा सके, जिससे कि यूएस को ज़्यादा बेनिफिट हो, इनको ना हो। क्यों इनको चूज़ किया गया? ऐसा क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी कुछ नहीं है, बस ये है कि रशिया की वजह से कहीं ना कहीं भारत और चाइना फंस गए हैं। चाइना तो खैर पहले भी थोड़ा सा
यूएस से इनकी ठनी रहती थी, लेकिन रशिया की वजह से भारत को यहाँ पर डाल दिया गया है, क्योंकि भारत ने यूएस का सपोर्ट नहीं किया है। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन और भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भारत कहीं ना कहीं रशिया के फेवर में ही काम कर रहा था। रशिया के फेवर में का मतलब कि बीच में खड़ा हो जाता था कि ना हम इधर है ना उधर है, तो ये कहीं ना कहीं रशिया के फेवर में ही हो जाता था। इसीलिए यूएस ने भारत, रशिया, चाइना, रशिया चाइना तो पहले से था कि हाँ डाल सकते हैं, भारत, रशिया, चाइना, अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया और वेनेजुएला को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाल दिया है। याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये एक तरीके का ट्रेड रिप्रेजेंटेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन का है। ठीक है, अब इन कंट्रीज में थोड़ी सी निगरानी सही से रखी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। बात हुई है करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर हम स्पोर्ट की बात करेंगे, तो यहां पर करंट अफेयर ऑफ स्पोर्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप उस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो पर्सन का नाम है वो इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये पहली इंडियन बनी है ऐसी। कौन है ये? इनका नाम है हर्षदा शरद गरुड़। हर्षदा शरद गरुड़ इनका नाम है। ये इंडिया की पहली वेटलिफ्टर बनी है जो कि इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन में जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीती हैं। तो IWF के द्वारा जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसमें हमारे जो भारत देश की हर्षदा शरद गरुड़ के द्वारा यहां पर गोल्ड मेडल जीता गया, और ये पहली ऐसी पर्सन बनी है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं, जो ये टूर्नामेंट है, ये इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कहां कराया गया था? तो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया था ग्रीस में। कहां पर? ग्रीस में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। आपको ध्यान रखना है, गोल्ड मेडल यहां पर भारत की हर्षदा शरद गरुड़ के द्वारा जीत लिया गया। पहली इंडियन वुमेन बनी है ये जो कि गोल्ड मेडल यहां पर जीत कर आई है। याद रखना है, पूछा जा सकता है। इनका नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल भी 2022 की हुई, जिसमें जीत लिया है रॉनी ओ सुलीवन के द्वारा। मतलब वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल 2022 को रॉनी ओ सुलीवन के द्वारा जीता गया, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। नाम याद रखना है, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ये टूर्नामेंट है इसको ऑर्गेनाइज कहां कराया गया। मतलब वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कराया गया है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ही ऑर्गेनाइज कराया गया, और इंग्लैंड के ही प्लेयर के द्वारा, जिनका नाम रॉनी ओ सुलीवन है, उनके द्वारा इसको जीत लिया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। आपको पता होगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बेंगलुरु कर्नाटका में ऑर्गेनाइज कराए जा रहे थे। वहां पर विजेता जो टीम निकली है वो है जैन यूनिवर्सिटी। मतलब विजेता टीम का मतलब सबसे ज्यादा मेडल यहां पर इन्होंने जीते हैं। जैन यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये कर्नाटका की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट संस्था है, जिसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इसके द्वारा 20 गोल्ड, 20 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल यहां पर जीते गए। सेकंड पोजीशन पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी थी, जो कि पंजाब की एक यूनिवर्सिटी है। आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बात करें तो आई थिंक ये चंडीगढ़ में अवेलेबल है। पंजाब की चंडीगढ़ कैपिटल है, और वैसे हरियाणा की भी कैपिटल चंडीगढ़ ही है। ठीक है, तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आपको ध्यान रखना है, जो कि दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर जैन यूनिवर्सिटी रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में। और ये जो गेम है ये ऑर्गेनाइज कराए गए हैं 2021 के हैं, जो 2022 में कोरोना की वजह से कराए गए, और ये बेंगलुरु कर्नाटका में ऑर्गेनाइज कराए गए। ठीक है, चलिए, और इसका अगर आप मस्कट जानना चाहें तो वीरा इसका मस्कट था, आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केरला ने संतोष ट्रॉफी जीत ली है। किसको हराकर? वेस्ट बंगाल को हराकर। वेस्ट बंगाल की टीम हार गई। कहां पर? संतोष ट्रॉफी में, जो कि फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है और फुटबॉल की एक ट्रॉफी है, जिसमें केरला के द्वारा जीत दर्ज की। वेस्ट बंगाल यहां पर हार गया है। सेवेंथ संतोष ट्रॉफी केरला के द्वारा यहां पर जीती गई है। वैसे आपको बता दूं,
आगे बताता हूं, अगली स्लाइड में लिख रखा है मैंने। तो केरला ने वेस्ट बंगाल को यहां पर हरा दिया 5-4 के मतलब गोल से। यहां पर 75 नंबर का जो संतोष ट्रॉफी है वो ऑर्गेनाइज कराई गई 2022 में, और इसमें कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं। वैसे ये ऑर्गेनाइज कहां कराया गया, देखिए केरला ने जीता, केरला में ही ऑर्गेनाइज कराया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं केरला में ही इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, और इसमें कुछ अवार्डी रहे, मतलब कुछ अवार्ड्स मिले हैं प्लेयर को जिन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिला है जिजो जोसेफ को, और इसमें 9 गोल किए हैं। एक प्लेयर है जैसिन टीके, इनके द्वारा 9 गोल किए गए, और एक जियो जोसेफ है जिनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो संतोष ट्रॉफी के बारे में यहां पर थोड़ी सी और चर्चा करूंगा कि संतोष ट्रॉफी को सबसे पहले ऑर्गेनाइज कराया गया था 1941 में, मतलब पहला जो इसका संस्करण था वो 1941 में ऑर्गेनाइज कराया गया। और इसमें जो टीम है केरला अभी जो जीती है वो 7वीं बार इसको जीती है। वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा बार इस टाइटल को जीत चुकी है, 32 टाइम पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उसने नीरज चोपड़ा का जो होम टाउन है, जो उनका गांव है, वहां पर एक स्टेडियम खोलने की घोषणा कर दी है। मतलब ये है कि जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी अब थोड़ा सा यहां पर एडवांटेज उठाना चाहते हैं नीरज चोपड़ा का। ये मैं खुद अपनी तरफ से बोल रहा हूं, इसको मानना नहीं है, ठीक है, कहीं लिखा भी नहीं है, अपनी तरफ से बोल रहा हूं, जिससे कि याद ऐसी चीजें बोलने से ना याद हो जाता है। मैंने ना बहुत सारी चीज़ें याद की हैं, जो कि कैसे याद की हैं, ऐसे करके, मतलब अजीब सी ट्रिकें लगा के वो याद भी रहती हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन में से हमको एक छांटना होता है, आराम से हम आंसर में पहुंच जाते हैं। तो अभी तो आप समझ रहे हैं, ये आराम से पढ़ लेंगे, ये याद भी हो जाएगा, लेकिन जो यूनिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमको कुछ ऐसी ही ट्रिक लगा के याद करना होता है, ठीक है। तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि हम गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, जो कि टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर भारत के लिए लाए थे, उनको उनके होम टाउन पानीपत में उनका होम टाउन है, वहां पर एक स्टेडियम खोला जाएगा। याद रखना है 10 लाख रुपए का इसमें टोटल खर्चा आएगा, अमाउंट आपसे कोई पूछेगा नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पीवी सिंधु जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में, एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। वैसे 2014 में ऑलरेडी पीवी सिंधु इसी टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं, ठीक है, याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। वैसे आपसे यह भी पूछा जा सकता है जो एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप है, जिसको ऑर्गेनाइज कहां कराया गया, तो ऑर्गेनाइज इसको कराया गया मनीला में, याद रखना है, मनीला फिलीपींस में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, ठीक है। आगे बात करें तो अब बात होगी स्टेट से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं। स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर में सबसे पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री मितान योजना लॉन्च की गई, जिसमें क्या होगा, जिसमें यह होगा कि जो करीब 100 पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। कैसी सर्विसेज, जैसे किसी का आधार कार्ड नहीं बन रहा, जैसे किसी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा, जैसे किसी को ये नहीं पता कि हमको ये बीमारी हो रखी है, कहाँ दिखाना है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और उसको बताया जाएगा भाई आप उस हॉस्पिटल में चले जाए। तो 100 से ज़्यादा, मतलब 100 जो पब्लिक सर्विसेज हैं जो कि सरकार को प्रोवाइड कहीं ना कहीं करानी चाहिए, सरकार उसको डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगी इस योजना के अंतर्गत। तो ये योजना क्या है, मुख्यमंत्री मितान योजना, जो कि भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया। अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है नीतीश कुमार जी, जो आपको शायद पता होगा बिहार के ये चीफ मिनिस्टर हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर जिन्होंने भारत की पहली, मतलब पूरे भारत की पहली है जो बिहार में लॉन्च हो रही है, और बहुत दिनों बाद ये करंट अफेयर बना भी है, बिहार से करंट अफेयर बना है। तो नीतीश कुमार जी ने नेशन की पहली इथेनॉल प्लांट को इनॉग्रेट किया। कहाँ किया, तो बिहार के पूर्णिया में किया गया। कहाँ पर, पूर्णिया में, बिहार के जो पूर्णिया एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बिहार के किया गया, बिहार के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, जिनका नाम है नीतीश कुमार। भारत की पहली इथेनॉल प्लांट है ये। यहां पर बात हुई है बिहार की, तो कैपिटल इसकी पटना, गवर्नर फागू चौहान और नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर।
आगे बात करें महाराष्ट्र से एक न्यूज़ ये आई है कि महाराष्ट्र की जो कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है पहली तरीके की महाराष्ट्र जीन बैंक प्रोजेक्ट। ये क्या होगा, इसमें क्या बेनिफिट होंगे, तो मैं आपको बता दूं इसमें यह बेनिफिट होगा कि जैसे क्रॉप है, क्रॉप में अलग अलग वैरायटीज ढूंढने की कोशिश की जाएगी, अलग अलग जीन्स ढूंढने की कोशिश की जाएगी। और साथ साथ महाराष्ट्र कोस्टल लाइन बनाने वाला एक स्टेट है, तो उनकी कोस्टल लाइन में अलग अलग जीवों को ढूंढा जाएगा जिसका हम सेवन कर सकते हैं, जिसको हम खा सकते हैं या जिनका हम अपने भोजन के रूप में यूज कर सकते हैं, जिससे कि डाइवर्सिटी बढ़ेगी हमारे फूड में। मेनली ये फोकस भी है और साथ साथ न्यू ऑर्गेनिज्म को ढूंढने का भी यहाँ पर इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बीड़ा उठाया गया है, जिससे कि नई नई प्रजातियां खोजी जा सकें। तो महाराष्ट्र जीन बैंक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। महाराष्ट्र की जो कैबिनेट है, स्टेट कैबिनेट, उसने, ठीक है। यहाँ पर इसमें कुछ खर्चा आएगा, वो खर्चा आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि जीन बैंक अभी खुला है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, इसके गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन भी महाराष्ट्र से है और महाराष्ट्र में पहला हुआ है। पहला मतलब जब भी किसी देश में, कंट्री में, स्टेट में पहला होता है तो इंपॉर्टेंट होता है। तो महाराष्ट्र में पहला हुआ है, जो कि भारत का भी पहला है। भारत का पहला स्टेट बना है जिसने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा महाराष्ट्र को छोड़कर लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, पलायन का रीजन ढूंढा जाएगा, कोशिश की जाएगी उनको वापस लाया जाए और कोशिश ये भी की जाएगी कि उस पलायन के रीजन को रोक दिया जाए जिससे कि पलायन कम हो सके। मुझे पर्सनली ये लगता है पलायन का मेन रीजन यही होता है कि एजुकेशन, हेल्थ और साथ साथ रोजगार, अगर ये तीन चीजें एक जगह कहीं मिल जाए तो आदमी वहां से पलायन नहीं करेगा। अगर ये तीन चीजें नहीं मिलती तो गांव से शहर, इसी तरीके से जो रेशो है आने का वो बढ़ता चला जाएगा। और आपको पता है रेगुलर हमारा गांव खाली हो रहा है, शहर भीड़ग्रस्त हो रहे हैं, तो इसको देखना पड़ेगा अलग अलग सरकार को। मेरा ये पर्सनल व्यू है कि इन तीन चीज़ों को अगर किसी भी पर्सन को एक जगह पर प्रोवाइड करा दी जाए तो वो अपनी जगह को छोड़कर शायद ही जाएगा। तो यही रीज़न है। अब रीज़न ढूंढने की क्या बात है, अब हो सकता है वहाँ की कुछ अलग अलग जगहों पर अलग अलग रीज़न हो, तो उसको ट्रैक करने की कोशिश की जाएगी। तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को लॉन्च किया जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा। पर्सन को ट्रैक करके उससे बातचीत की जाएगी, उसके बारे में पूछा जाएगा, उस इलाके को ट्रैक किया जाएगा, वहाँ पर देखा जाएगा क्या प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र के द्वारा और ये भारत का पहला एक ऐसा स्टेट बना है जो ऐसा कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर बनेंगे। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पहला करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे अमेरिका की एक, जैसे हमारे भारत की एक रॉ है, एजेंसी है जो कि मतलब इन्वेस्टिगेशन में काम करती है, सीक्रेटली काम करती है, उसी प्रकार से अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका नाम है सिया। जो सिया है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। और इसमें भारत के एक पर्सन को अपॉइंटमेंट मिला है जो कि सीटीओ के पद पर यहां अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है नंद मूलचंदानी। भारत से पहले ऐसे पर्सन हैं जो चीफ टेक ऑफिसर बने हैं, सीटीओ बने हैं। कहां पर, CIA में। ठीक, यहां पर बात हुई है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की, जिसको फाउंड किया गया था हैरी एस ट्रूमैन के द्वारा। हैरी एस ट्रूमैन, इसको फाउंड किया गया था 1947 में। हमारी आज़ादी जब हुई थी उसी साल में इसको फाउंड किया गया था। इस समय पर इसके जो एजेंसी का हेडक्वार्टर है वो वर्जीनिया, यूएस के वर्जीनिया में है। यहाँ पर एजेंसी के डायरेक्टर हैं विलियम एस बर्न्स और डिप्टी डायरेक्टर डेविड एस कोहेन। ठीक है, सिर्फ आप इसको हेडक्वार्टर कब बना था और कौन इस समय पर डायरेक्टर है वो याद कर सकते हैं। आगे बात करें, और भारत के जो पर्सन है मूलचंदानी जी, उनका नाम तो याद ही रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बात हुई है तरुण कपूर जी की। जो तरुण कपूर जी हैं वो एडवाइजर बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। ये पहले थे
पेट्रोलियम में सेक्रेटरी के पद पर। अब ये एडवाइजर बन गए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। याद रखना है, पूछा जा सकता है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, उससे हो सकता है पहचान लें, तरुण कपूर। आगे बात करें तो अगला संगीता सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा। संगीता सिंह जी जो कि अपॉइंट हुई हैं, एडिशनल चार्ज इनको मिला है चेयरमैन के पद में, कहां पर, सीबीडीटी के। तो सीबीडीटी क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में संगीता सिंह एडिशनल चार्ज इनको मिला है चेयरमैन का। और जेबी मोहपात्रा जो कि अभी रिसेंटली में रिटायर हुए हैं, उन्हीं की जगह ये लेंगी। बात हुई है सीबीडीटी की। सीबीडीटी को फॉर्म किया गया था 1964 में, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, फॉर्मर अमेजन के म्यूजिक सीईओ हैं, मतलब पहले अमेजन में, ये अमेजन म्यूजिक में सीईओ के पद पर काम कर रहे थे, अब ये जियो सावन के सीईओ के पद पर काम करेंगे। जियो सावन भी एक तरीके की म्यूजिक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इनका नाम है साहस मल्होत्रा। मतलब इतनी बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी में आने, छोटी नहीं है ये, छोटी नहीं है, लेकिन पूरे दुनिया में जो अमेजन का कहीं ना कहीं चर्चाएं हैं, उससे जियो सावन जैसी कंपनी में आना एक साहस की बात है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो साहस मल्होत्रा ने ज्वाइन किया है जियो सावन को, जो कि सीईओ के पद पर काम करेंगे। आगे बात करें तो एनडीजेसी, पहले अनाउंसमेंट बहुत पहले हो चुका था, लेकिन 5 अप्रैल को ये ज्वाइन करेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो एनडी जोशी जो कि जुलाई 5 को अमेजन के सीईओ के पद पर अपॉइंट कर दिए गए, मतलब इनको पदभार दे दिया गया। ये जगह किसकी लेंगे, तो जेफ बेजोस जो कि अमेजन के मालिक हैं, उन्हीं की जगह ये लेने वाले हैं। अमेजन की बात की गई है तो इसको फाउंड किया गया था 5 जुलाई 1994 को। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट में है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है बीएस राजू जी जो कि वाइस चीफ बने हैं इंडियन आर्मी के। बीएस राजू, लेफ्टिनेंट बीएस राजू, याद रखना है, वाइस चीफ बने हैं इंडियन आर्मी के। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा जो कि फॉरेन सेक्रेटरी में पदभार इनको मिला है। क्या मिला है, फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं ये, जो कि हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह ये लेंगे। हर्षवर्धन श्रृंगला कहाँ चले गए, हर्षवर्धन श्रृंगला रिटायर हो गए, और इनको G20 भारत में अगले साल ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। मतलब 2023 में भारत में G20 की बैठक होगी, जिसके इंचार्ज के रूप में हर्षवर्धन श्रृंगला को अपॉइंट कर दिया गया है। तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी अब G20 की देखरेख में काम करेंगे, और उनकी जगह खाली हुई है फॉरेन सेक्रेटरी की, तो उसमें विनय मोहन क्वात्रा जी काम करने वाले हैं। आगे बात करें, अब मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे। जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात हुई है सत्यजीत रे की। सत्यजीत रे फिल्म जगत में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका। तो सत्यजीत रे, इनकी बात की जाए तो इनको ऑस्कर मिला था 1992 में। ऑस्कर हमारे पूरी फिल्म, दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री है उसमें सबसे बड़ा फिल्म का अवार्ड है ऑस्कर, जिसको 1929 में इनिशिएट किया गया था। और हमारे जो सत्यजीत रे हैं, इनको 1992 में ये अवार्ड मिला है। इनको सत्यजीत रे जी को 1992 में ही भारत रत्न भी दिया गया था। याद रखना, ये दोनों अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो सत्यजीत रे का 101 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। हमारी जो यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री है, और साथ साथ नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा है जो कि मुंबई में लोकेटेड है, उसके द्वारा मुंबई में 3 दिन का फिल्म समारोह रखा गया, और इनकी रिस्पेक्ट में रखा गया। मतलब फिल्म फेस्टिवल रखा गया है जो कि मुंबई के द्वारा होस्ट किया जाएगा, और इनका जो बर्थडे है इसलिए इस समारोह को रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। मुंबई में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का मियाँ का बाड़ा। मियाँ का बाड़ा एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम चेंज करके किया गया है महेश नगर हॉल्ट। क्या रखा गया है, महेश नगर हॉल्ट। याद रखना है, मियाँ का बाड़ा राजस्थान का एक स्टेशन जिसका नाम चेंज हो गया महेश नगर हॉल्ट, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है
अब रैंकिंग से रिलेटेड, रैंकिंग और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, उनकी हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो भारत 21st रैंक पर रहा है, मतलब 21वीं रैंक पर रहा है चेन एनालिसिस 2021 में क्रिप्टो करेंसी गेन बाय कंट्री में। मतलब क्रिप्टो करेंसी का अभी ऑफिशियल भारत में मतलब इसको मान्यता नहीं मिली है, लेकिन भारत में जो क्रिप्टो करेंसी की वजह से जो बेनिफिट हुआ है वो भारत में 21st नंबर पे रहा है। इतना बेनिफिट हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट भारत को मिला है। आपको पैसों के अकॉर्डिंग बताता हूँ। पैसों के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं भारत $32.5 बिलियन का 2022 तक काम कर रहा था ये जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें, और उसके बाद इनको जो गेन हुआ है 162.7%, करीब करीब अगर आप देखेंगे तो 5 टाइम से भी ज़्यादा बेनिफिट भारत को यहाँ पर मिला है, और 21st रैंक इसी के साथ भारत की आई है। यहाँ पर अगर बात की जाए कि किस कंपनी ने या किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज़्यादा बेनिफिट कमाया है, तो आंसर हो जाएगा इथेरियम जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा सबसे ज़्यादा गेन किया गया है। भारत में यहाँ पर 21st रैंक यहाँ पर भारत की है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिसेंटली में जारी हुई और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रह रही है, बहुत ज़्यादा अखबारों में इसकी हेडलाइन बन रही है, जिसकी वजह से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत में इसकी रैंक रही है 150, 150वीं रैंक रही है भारत की। पिछले साल के कंपेयर में 8 रैंक डिक्रीज कर गई है, मतलब पिछले साल थी 142 और इस साल हो गई है 150। भारत की जो मीडिया की हालत है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के द्वारा, और इस रिपोर्ट को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा लॉन्च किया गया। 20वीं नंबर की ये रिपोर्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा रिलीज की गई। भारत की बात करें तो 150 रैंक 142 से खिसक कर आई है। आपको बता दूं टॉप पोजीशन पर पहले भी नॉर्वे ही था और इस बार भी नॉर्वे ही टॉप पोजीशन पर है। आगे बात करें तो यहाँ पर बात हुई है डेज की। जितने भी हमने इंपॉर्टेंट डेज इस मंथ में, इस पहले वीक में पढ़े हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला यहाँ पर है इंटरनेशनल लेबर डे, जो कि 1 मई को हम एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं, और अगला है वर्ल्ड ट्यूना डे, जो कि 2 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड लाफ्टर डे 1 मई को हमने सेलिब्रेट किया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को हमने ऑब्जर्व किया, और वर्ल्ड अस्थमा डे 3 मई को हमने ऑब्जर्व किया है, और 4 मई को हमने इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हमने ऑब्जर्व किया है। इस डे को याद रखना है, ये सारे डेज मैंने इंपॉर्टेंट ही लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।